क्यों जरूरी है? एनसीईआरटी में वही समझाना चाहता था कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। अगर नहीं करोगे तो वो दो एग्जाम्पल दे दिया। एक बेल्जियम में इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतना कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम का एथनिसिटी, यहाँ पे जो रिलीजन ग्रुप लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, तो वहां पे इतना होने के बाद भी वहां पे एक झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब आराम से सब कुछ सब सुलट गया। वहीं वहीं पे श्रीलंका में क्या हुआ, पावर, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर किया। तभी ना, उन्होंने पावर शेयर किया तभी जाके उनके साथ वहां पे बेल्जियम में कुछ नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका वालों ने कहा कि ना, हम ना देंगे पावर, लेकिन हम सब सिंगली, मतलब जो श्रीलंकन सिंगली स्पीकिंग जो लोग थे, सिंगला स्पीकिंग, उनके लिए उन्होंने सारे उनको फेवर करने लगे। तो इस वजह से वहां पे बहुत भयानक युद्ध हुआ। ठीक है, इसको हमने कल में समझा दिया था। तो आज देखेंगे सर, पावर शेयरिंग का जो रीजन, मतलब तुम्हारा कहा जाए कि सर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी क्या है सर, है कि नहीं? जरूरत क्या है पावर शेयरिंग का? अगर हम इसको जानने चाहें तो सर क्या कारण है उनके पीछे, पावर शेयरिंग के पीछे क्या कोई ऐसा कारण है? उस कारण, तुम्हारे इनिशिएटिव में दो कारण दिया गया, उसी को हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन कौन से कारण है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग, क्यों जरूरी है सर, कौन से कारण है? तो बेटा दो कारण होते हैं। देखो, जो रीजन होते हैं दो होते हैं। एक हो गया प्रूडेंशियल, थोड़ा मैंने कहा था हमेशा कॉपी कलम लेके बैठा करो। एक हो गया प्रूडेंशियल, दूसरा होता है मोरल। सर ये क्या हो गया? देखो बेटा, तुम अगर एक इसको समझना चाहते हो, ठीक है, प्रूडेंशियल का अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं बुद्धिमानी। अरे बुद्धिमानी कैसे लिखते हैं? इससे बुद्धिमानी दिखाना मतलब बुद्धिमान। मोरल तुम तो पता ही है सर, नैतिकता होता है। या फिर हम कह सकते हैं, देखो, किसी भी इंसान के पास दो चीज होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज बुद्धि, और इसको हम कह सकते हैं विवेक। है कि नहीं भाई? कोई चीज करना या ना करना गलत है या सही है, ये हमारा कौन डिसाइड करता है? हमारा विवेक डिसाइड करता है कि नहीं? हमारा जो अंतर मन है, वही तो डिवाइड सॉरी, वही तो डिसाइड करता है ना क्या सही है क्या गलत है, ये करना सही है ये करना गलत है। ये कौन, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा विवेक ने तुम्हें थोड़ा भी नहीं रोका, थोड़ा भी नहीं टोका, तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा वो कर दिया, क्या ये मोरालिटी के खिलाफ नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमने कहा कि पावर शेयरिंग का क्या होता है, दो रीजन होता है। बेटा पूछता है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बोर्ड में काफी बार पूछा गया ये वाला सवाल, कि क्या जरूरी है, मतलब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग, व्हाट आर द टू रीजंस, डायरेक्टली पूछता है डिफाइन करके। तो फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड वन इज द मोरल रीजन। तो अब हम समझेंगे सर प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जो है, जिसको हम बुद्धिमान ही कहते हैं, बुद्धिमान कारण जो हम एक तरह का तुम समझ सकते हो। बेटा देखो, प्रूडेंशियल रीजन के तहत हम कह सकते हैं, चलो छोड़ो, ये छोड़ो, एसएसटी को छोड़ो, रामायण सुनो। भाई अगर मैं बताऊं, रावण, रावण को सब पता है कि नहीं पता? रावण, रावण को देखे हो नहीं देखे हो? रावण के बारे में पता है कि नहीं? जल्दी काउंट करो। नहीं देखो तो देखो, तुम्हारे सामने कैमरा में, मोबाइल में दिख रहा है, रावण हूं मैं। हाँ, मेरा ही जैसा दिखता था। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो रावण और राम की अगर हम बात करें, दोनों के बीच में अंतर क्या था भाई? अगर टैलेंट की बात करो तो रावण ज्यादा टैलेंटेड था, ताकत की बात करो तो ज्यादा ताकतवर था, है कि नहीं? तो हर चीज पे रावण राम से ज्यादा था, ऊपर था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन उसमें यही चीज यही जो मोरल जो है कि नहीं, मोरालिटी जिसको हम कहते हैं विवेक, नैतिकता, इसकी कमी थी। जैसे कहते हैं ना, तुमने सब खा लिया लेकिन जो हमारे वाइटामिन होते हैं, अगर वो तुम इंटेक नहीं कर रहे हो, तो जो खाना खा रहे हो तुम, कार्बोहाइड्रेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन जो वाइटामिन, मान लो तुमने नमक, आयोडीन लेना कम कर दिया, लो भाई साहब, और लड़की लोग का तो निकल आएगा यहाँ से गोचर, बीमारी हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, उसी तरह से इंसान बनने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। बुद्धि तो बेटा जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि को सही रास्ते में इस्तेमाल करने के लिए मोरालिटी चाहिए होता है। दैट इज कॉल्ड द विवेक और द नैतिकता। हमें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है?
इंसान को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, जानवर को नहीं पता होता है कि नहीं। तो यहीं पे वो पावर शेयरिंग वाली बात आ जाती है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन यही यही शॉर्टेज था, आयोडीन शॉर्टेज था उसके पास। तो ले भाई, कांड हो गया उसका, है कि नहीं, कल्याण हो गया, सत्यानाश हो गया। पर किसी की बीवी को किडनैप करके कहाँ का मोरालिटी है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज, तो हम देखेंगे। और पावर शेयरिंग का सर प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है बेटा बुद्धिमानी दिखाना, चाणक्य नीति, है कि नहीं। तो देखो, अगर पावर को हम शेयर कर देंगे तो हमने देखा कि सर झगड़ा नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि तुम मीना मीना सुमन, तुम्हें अपना नाम चेंज करना है, मम्मी का नाम नहीं रखना है, ठीक है, गलती से निकल निकल जा रहा है और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो मैंने बोल दिया जैसे कि सुमन, मान लो तुम पीएम हो या फिर शक्तिका तुम प्रेसिडेंट हो, है कि नहीं, और तुम्हें इस देश को स्मूथली चलाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मान लो पीएम हो, प्रेसिडेंट, मान लो तुम इस मयूरभंज का डीएम हो, तो इस जिले में हर चीज सही ढंग से होगा या नहीं होगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं पे झगड़ा होने की कोशिश, मतलब कहीं पे दंगा होने की संभावनाएं है, तो तुम क्या करोगे? अपना पहले बुद्धिमानी दिखाओगे कि ऐसा परिस्थिति होने ही ना देंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो भीड़ इकट्ठा होगा तभी ना वो कांड करेंगे। तो अगर तुमने मान लो भीड़ इकट्ठा होने ही नहीं दिया, तब झगड़ा मतलब कहाँ दंगा होगा ही, क्या है, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। या फिर जो दंगा करने के लिए लायक है, अगर उनको तुमने पहले ही अरेस्ट करवा लिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो भाई ये सब हो ही नहीं सकता। तो वही चीज यहाँ पे बताता है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब बुद्धिमानी दिखाना है। बुद्धिमानी इन द सेंस ऑफ प्रूडेंशियल रीजन, ये जरूरी है, बुद्धिमानी दिखाना है। क्यों जरूरी है सर? उसका रीजन है कि अगर इसकी वजह से अगर पावर हमने शेयर कर दिया, पावर को हमने शेयर कर दिया तो झगड़ा नहीं होगा। वही तो पढ़ के आए हैं दो क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में जो दो, वही पढ़े हैं ना कि एक ने पावर शेयर किया तो झगड़ा हुआ ही नहीं, आराम से शांति से बिंदास डेवलप किया। और एक गधा यहाँ नीचे था, हमारे इंडिया के श्रीलंका, उसने कहा है हाँ तुम तो हो ही नहीं कुछ, है कि नहीं, यू आर द बेकार, सेंसलेस, यूजलेस, वैल्यूलेस, एंड वी आर द गजपति कपिलेंद्र देव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें किसको सर, प्रूडेंशियल रीजन को, तो हम लिख देंगे एक लाइन। बेटा ये सब लिखवाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें जानने के लिए तुम कहोगे सर क्या होता है प्रूडेंशियल रीजन, तो एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, तो हम इसके प्रूडेंशियल रीजन में लिख सकते हैं कि सर इट रिड्यूसेस, क्या, फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट एमोंग वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर्स स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बात मैंने बोला वहीं पे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इससे अगर बुद्धिमानी की काम दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। क्यों सर? अगर ऐसा करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा वगड़ा, जो सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है या होने की संभावना है, किसी एक ने अगर किसी को डोमिनेट किया तो कोई क्रिएट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, दंगे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा चीज है सर मोरल। अरे मोरल तो भाई करना ही चाहिए। मोरल क्या कहता है? जो सही है वो करो। और डेमोक्रेसी तो इसी के बेसिस पे है। डेमोक्रेसी का बेस क्या है भाई? यही तो मोरालिटी डेमोक्रेसी का बेस है। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि पावर शुड बी डिवाइडेड, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि नहीं, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। यही तो है ना मेरा डेमोक्रेसी का, कि पावर बांटा होना चाहिए सबके पास, एक किसी एक के पास सब कुछ नहीं होना चाहिए पावर। एक के पास होगा तो उसका किसी दिन मान लो दिमाग सटका, है कि नहीं, चूहा ने काट लिया या उसको मान लो चींटी ने काट लिया, उसका दिमाग सटक गया और उसने अलग अजीब अजीब सब कांड कर दिया देश में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसके लिए हम एक चीज थोड़ा सा लिख सकते हैं कि सर मोरल रीजन क्या है। इट बेस्ड ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आया कि फिर से समझाऊं दोनों को? भाई मोरल कहता है, विवेक या नैतिकता कहता है कि डेमोक्रेसी में पावर सबके साथ बराबर बांटा होना चाहिए, या फिर जिसको जितना पावर मिलना चाहिए उसको उतना मिलना जरूरी है। तो वो मोरालिटी है, तो मोरालिटी के हिसाब से तो भाई वो है ही, है कि नहीं? लेकिन मोरालिटी के साथ साथ हमें नैतिकता के साथ साथ बुद्धिमानों को दिखाना पड़ेगा। अब देखो, अगर तुम मोरालिटी दिखा रहे हो तो बुद्धिमानी ना दिखाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो कहता है जो सही है वो करो। लेकिन इंसान ना गधा होते हैं, कब जो जिनको खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते वही पछताते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं है बेटा? थोड़ा कमेंट करो। यस, समझ में आया। କେतक मैडम एना नहीं भांगिला ना आपणकर? हाँ, केतटा 4टा वाजते बसलाणी। यस सर, एना नहीं भांगिला आपणकर। भला कथा हो, काले बुझे ही जाने ने। ठीक है, चलो देखो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैं ये डाल दूंगा कल इसको यूट्यूब पर। तो यहाँ पे बात आती है कि सर, तो रीजन तो हमने समझ लिया क्यों जरूरी है पावर को शेयर करना। तो अब बात आती है कि सर पावर को शेयर कैसे किया जाता है कि नहीं? पहले हमने समझा कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, बट व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। हमने समझ लिया कि सर ये इट इज नेसेसरी, ये इट इज नीडेड। तो अब आती है सब करें कैसे? तो भाई बहुत से कंट्रीज ने किया है कि नहीं? और उसी के बेसिस पे हमने देख लेंगे भाई इंडिया ने पावर शेयर करके रखा है। तो कुछ है 3-4, उनको समझा दूं तो ये चैप्टर खत्म। आ जाओ, और इसका कल क्वेश्चन आंसर निपटा देंगे, कल नहीं मंडे को। देखो ये देखो, जिन्होंने 9 का एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ा है पॉलिटी, उनको ये सब चीजें अब समझना ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर नहीं भी समझा है तो मैं कोशिश करूंगा तो मैं धीरे धीरे हर चीज थोड़ा थोड़ा करके समझाने की। ठीक है, उसके बाद भी अगर तुम समझा नहीं है, नहीं में समझ में आया, तो इसका मतलब तुम बकलो लो। देखो आ जाओ। तो पहला जो टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पावर शेयरिंग का टाइप है, उसको हम कहते हैं सर हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, क्या है बेटा? हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इस हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को समझने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बनाना चाहता हूं। देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा देखो, मान लो ये सब क्या है, ये जो मैं राउंड राउंड बना रहा हूँ, ये सब आलू जो है, दिस नॉट आलू। मान लो दीज आर द लोकल गवर्नमेंट्स। ये लोकल गवर्नमेंट्स क्या होता है मैं आगे आऊंगा, बस अभी इतना समझो। ये लोकल गवर्नमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं। जैसे मान लो ये हो गया एक स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं बड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब देश, है कि नहीं? तो क्या बनाते हैं? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। मतलब ये जो हमारा हो गया, मान लो ये पूरा देश, इंडिया एक पूरा देश है, कंट्री है कि नहीं? सॉवरेन कंट्री, सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री है। तो इस कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है कि नहीं? कितने स्टेट्स है भारत के, बताओ, कमेंट करो। स्टेट्स कितने, यूनियन टेरिटरीज कितने? थोड़ा मैं तुम्हारा ज्योग्राफिकल नॉलेज, चलो जनरल नॉलेज भी थोड़ा चेक कर लूं, हालांकि ज्योग्राफी का ही तो है सब। भारत का राज्य कितना और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 28 स्टेट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम्हें मिलेगा नोबेल पुरस्कार। यूनियन टेरिटरी बताओ जरा। अरे दो, यूटी बताओ, यूटी।
स्टेट्स तो पता है। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर किसी ने गलती की तो खाएगा मुझसे मार। ये 9 इंडियन टेरिटरीज गलत, 8 है बेटा, 8 है, 8 8 8। 2020 में चेंज हो गया तुम्हें, यू आर नॉट अपडेटेड विद लेटेस्ट न्यूज। देखो सर 2019 से पहले, 2019 अगस्त, अगस्त नहीं भाई, 31 अक्टूबर से पहले, क्योंकि अगस्त में तो बिल पास हुआ था, लागू हुआ 31 अक्टूबर। इससे पहले हमारे, जो इससे पहले हमारा यूनियन टेरिटरी था 7, सर ये सबको पता था। फिर हमारे जम्मू कश्मीर को हमने डिवाइड कर दिया, 2 और जुड़ गए, एक हो गया लद्दाख एंड, तुम यही बोलते हो ना, एक लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर मिलकर हुआ 9 यूनियन टेरिटरीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनाब ये जो 9 थे, टोटल कितना हो गए थे, 9 हो गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये जो आया हमारा इंडिया, यहाँ देखो थोड़ा उसका एक पार्ट बना देता हूँ। ये जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, उसका जाके इधर से मान लो घूमे नहीं, इतने नीचे से थोड़ी थे। यहाँ पे अगर तुम्हें देखोगे, यहाँ मिलेगा तुम्हें, चलो ब्लू में बना देता हूँ। ये हो गया हमारा दीव, नहीं सर ये दामन, ये इधर है दीव, बीच में गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं उसको, ध्यान से देखना बेटा जो मैं बता रहा हूँ। यहीं पे पास में और एक है, देखो ये क्या है बेटा, दामन, ये क्या है, दीव। और एक था ये वाला दादरा नगर हवेली, ये सुना है कि नहीं सुना है, दादरा नगर हवेली, भूतिया हवेली, राजा की हवेली, माहेश्मती की हवेली, केतकी की हवेली, नहीं सुने सब। तो अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे एक, मतलब इन दोनों को मिला, इन दोनों मिले थे एक, ये दोनों दामन एंड दीव एक ही है ना यूनियन टेरिटोरी, है कि नहीं, कहते हैं दामन एंड दीव एक। तो भाई उन्होंने कहा भाई इसके लिए मान लो हमने एक एलजी को रखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको रूल करने के लिए, तो इसके लिए फिर अलग क्यों रखें, उन्होंने कहा तीनों को मिला दो। अब बन गया दामन, दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली, तो इससे एक माइनस एक हो गया 8। ठीक है, याद रखना इसको। 2020 में हुआ ये, कोरोना वोरोना था शायद, इसलिए सबका फोकस तो कोरोना में था, कोरोना में था। चलो बात हमारे यहाँ पे नहीं था, ये तुम्हारा जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया, तुम चाहो तो इसको मैप में भी जाके देख सकते हो और गूगल में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, बात यहाँ पे क्या करते हैं। हमने कहा ये सर हमारा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स, हर स्टेट्स में एक एक सरकार होता है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पे नवीन पटनायक जी, उस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकार होते हैं। तो फिर उसी तरह से एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, फिर अगर देखा जाए तो नीचे पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज वगैरह, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे भी बहुत कुछ आता है, ये सब चीज तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होगा। मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर है, सेंटर, इस सेंटर में भी कोई अकेला बंदा नहीं बैठा है जो कि सब कुछ काम करता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में 3 अंडे हैं, क्या है? 3 आलू हैं। पहला वाले को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, ये सब 9 में था बेटा, हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका। दूसरे को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। तीसरा होता है जुडिशियरी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। सेंटर में इन तीनों को अगर मिला दोगे, इन तीनों को अगर मिला दोगे तो इनको कहा जाता है बेटा यूनियन गवर्नमेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ थोड़ा थोड़ा याद होगा तुम्हें। ये जो यूनियन गवर्नमेंट, इसमें कितना हिस्सा है सर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं सर, लोकसभा आएगा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी आ जाते हैं किसमें, लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा याद करवा दे रहा हूं, पीएम आएंगे, प्रधानमंत्री,
प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है कि नहीं भाई? और जुडिशरी में सब सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे जजेस आएंगे सब सुप्रीम कोर्ट मेनली, यही है ना हमारा। तो देखो यहाँ पे ये तीनों एक जगह पे, ये यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, और तीनों हॉराइजॉन्टल, हॉराइजॉन्टल लाइन यही होता है ना बेटा, यही होता है हॉराइजॉन्टल, इस लाइन को तो हम वर्टिकल कहते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें एक ही हॉराइजन में तीन बैठे हैं, है कि नहीं? ये बैठा है हमारा लेजिस्लेचर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया जुडिशरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनका काम अलग अलग होता है, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया गया है, शेयर, पावर को डिवाइड किया गया है। ओके, तो पूछोगे सर कैसे? बेटा जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो लेजिस्लेचर जहां पे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, मेक लॉज, इनका काम यही खत्म। ये क्या करेंगे बेटा? कानून बनाएंगे। कौन? लेजिस्लेचर वाले, एक नंबर का लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव वाले क्या करेंगे? उस काम को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना एक ही चीज है, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना मतलब उस कार्य को, उस कानून को कार्य में बदलना, इसी वजह से उनका नाम कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो जो कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर वाले, उस कानून को इस काम में करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कानून आया कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, जो हेलमेट नहीं पहनेगा 5,000 का जुर्माना देगा, है कि नहीं? 2019 में आ चुका है, 5,000 का जुर्माना देगा वो। तो इन्होंने तो कानून बना दिया भाई, किसने? लेजिस्लेचर ने। क्या ये एमपी एमएलए आके आके हेलमेट चेकिंग करेंगे? एमएलए आके मतलब चौराहे में खड़ा होकर, "ओए, सब वो हेलमेट पहन के जाओ, किए गाड़ी चला वाला, सीट बेल्ट बांधी नहीं, कि फोन नको बताइए जो"? ऐसा थोड़ी करेंगे वो, उनका काम वो नहीं है बेटा। उनका काम है कौन? तो जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगा, वो उसके नीचे 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 तक ऑर्डर देगा, सारे आरटीओ को इन्फॉर्म करो। आरटीओ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन, जो हमारा ऑफिस है, उसको इन्फॉर्म करो। फिर वो कहेगा कि हमारा आरटीओ का पुलिस होता है, पुलिस अलग भी स्टेट का भी होता है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले को ये पैसा मिलेगा वहां पे, है कि नहीं? 5,000 का चालान काट के 2,000 दिखाएंगे रिकॉर्ड में, तो इसमें वो आगे चले जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम भी जाएंगे, यस विल कोऑपरेट, विल प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स फ्रॉम द एक्सीडेंटल डेथ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे पुलिस तुमसे चालान क्यों काटती है, पता है तुम्हें? तुम कहोगे, कुछ लोग कहते हैं सर आवर लाइफ आवर चॉइस, हम हमारी मर्जी, हम हेलमेट पहने ना पहने। घंटा, योर लाइफ योर चॉइस, ये नहीं होता है। आर्टिकल 21 हमारा भारत का संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब तुम्हें जीने का अधिकार है। यू हैव द ओनली राइट टू लीव, नॉट टू डाई। तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है बेटा। इफ यू अटेम्प्ट सुसाइड, ओके, एंड बाय मिस्टेकली यू गॉट सर्वाइव, तुमने सुसाइड करने की अटेम्प्ट किया और तुम बच गए, उसके बाद तुम्हारे नाम पे मुकदमा होगा, क्योंकि तुम खुद अपना जिंदगी भी नहीं ले सकते। मर गए तो भाई चलो, वो कोई बात नहीं। अगर बच गए, तुम्हारे नाम पे आर्टिकल आर्टिकल सेक्शन 356 या 357 लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का। आई थिंक 357 ऐसा कुछ होता है। चलो 52 या थोड़ा स्कीप हो रहा है मतलब दिमाग से, कौन सा सेक्शन लगता है भूल गया, बहुत दिन से आईपीसी वाईपीसी पढ़ा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तुम खुद अपना जिंदगी नहीं ले सकते, उसी वजह से, क्योंकि तुम हेलमेट नहीं पहन रहे हो, इसका मतलब तुम मरने जा रहे हो। इसी ग्राउंड में पुलिस तुमसे पैसा लेता है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू डाई। लोग चिल्लाते हैं आवर लाइफ आवर चॉइस, हमारी मर्जी, हम हेलमेट पहने ना पहने मरे। मर नहीं सकता तू मर नहीं सकता। यस 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 यस, 307, यस, अटेम्प्ट मर्डर, दिमाग से थोड़ा निकल गया था। सेक्शन 307 लगता है, यस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या समझा रहा था मैं, कहां पहुंच गया? यहाँ देखो, तो हम समझ रहे थे कि सर पावर शेयर करते, तो ये इंप्लीमेंट करेंगे कौन? एग्जीक्यूटिव वाले।
तो जुडिशियरी क्या करेगा, जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दे आर सिटिंग देयर विथ चाबुक, हंटर, है कि नहीं। मान लो डंडा लेके बैठा है चाचा जी वहां पे, चाचा चौधरी जानते हो कि नहीं जानते। अगर किसी ने मान लो ये अपना पावर को मिसयूज कर रहा है, लेजिस्लेचर वाले या एग्जीक्यूटिव वाले, और डंडा लेके पिछवाड़े मारेगा, ओए औकात मेरे अपनी, ज्यादा ऊंचा मत उड़, नहीं तो मारेंगे पिछवाड़ा लाभ कर देंगे, है कि नहीं भाई। जुडिशरी यही करता है ना, अगर सरकार कोई गलत काम करता है तो जुडिशरी कहता है कि भाई गलत है ये, है कि नहीं। नहीं बता, जैसे कहा गया कि राइट टू लाइफ में आता है राइट टू गेट हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये भी तुम्हारा अधिकार है। तो दिल्ली वालों का तो भाई ये अधिकार गया। पिछले साल दिल्ली में कोरोना आने से पहले कम पोल्यूशन था यार, मैं गया था तो मेरे आंख आंख जलने लगा, मैं तो कहा मतलब काफी ज्यादा सफोकेटिंग फील हुआ, मैं कहा ये मर जाऊंगा यार, यहाँ पे नहीं रह सकता। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दी केजरीवाल पे, यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ योर सिटीजन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। इसलिए अगर तुम पोल्यूशन कर रहे हो, तुम्हारे गाड़ी का पोल्यूशन चेक होता है, अगर नहीं पोल्यूशन कागजात नहीं, तुमसे फाइन, क्योंकि तुम दूसरों का फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। इसी में हमारे पास पुलिस था, इसी में ही मस्त है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जुडिशरी का काम क्या है बेटा, ये क्लास 9 में तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, इसमें ज्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहूंगा, मैं बस तुम्हें समझाना चाहूंगा कि यही होता है बेटा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, यही होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और कुछ नहीं होता है। एक एक तीनों एक ही हॉरिजॉन पे बैठे हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तीनों है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे तीनों है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, ये तीनों क्या करते हैं, आपस में पावर शेयर करते हैं। ये कानून बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, ये दोनों को चेक एंड बैलेंस, मतलब चेक देखेगा, चेक एंड बैलेंस, कि तुम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइन है, जो तुम्हारा करने का जितना भी तुम्हें करने का पावर है, उसी के हिसाब से जाओगे। तो ऐसा थोड़ी क्या हो गई कि काल से सारी, मतलब कोई मान लो कि पागल लेजिस्लेचर आए और उन्होंने कहा कि काल से सब उल्टा चलेंगे, नहीं तो पैर से मतलब हाथ से चलेंगे सब, ऐसा थोड़ी होगा, है कि नहीं। समझ में आया बेटा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। कमेंट करो जल्दी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर समझ में आया कि नहीं आया। ओ जुई जई मालती केतो की मधु मालती, का हाल बबनी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डर के मारे तो नहीं बता रही है ना, कि अगर ना बोलो तो साथ डांट देंगे और फिर ये वीडियो यूट्यूब जाने वाला है। समझ सच में समझ रही है ना, ये जो डर के मारे बोल रही है, बेटा डरना नहीं है, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझा दूंगा तुम्हें। नहीं आया समझ में, चलो फिर से समझाओ। अरे आया है समझ में, तू बोला कि नहीं सर मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ, पता है मुझे, चलो यहाँ तक। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ये सब समझा, तो यहाँ पे वहीं पे देखो बेटा, यहीं पे छुपा हुआ है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे हमने कह दिया सर ये तीनों एक एक ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे यूनियन में है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसका हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन वहीं पे अगर देखो तो उनके नीचे क्या आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं। उसके नीचे कौन आता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है, ध्यान दो यहाँ पे। जब हम कहते हैं तीसरा, दूसरा तीसरा तो अभी आया नहीं, दूसरा खत्म नहीं है, तीसरा कहां से, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन होता है, मतलब इस तरह से डिवाइड किया गया, कोई ऊपर बैठा होगा उसके ऊपर, उसके नीचे कोई, उसके नीचे और कोई, उसके नीचे और भी बहुत से कोई कोई होंगे, है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा। यही तो होता है बेटा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तुम्हें कहा कोई इंसान इंसान बनेगा, हाँ मान लो ये इंसान ही है, ये कौन है, ये कौन है, ये नाच रही है, कौन नाच रही है, ये सात्विका है, यही नाच रही है
देखो यहाँ पे, तो ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि कोई ऊपर होगा, तो ऊपर कौन है भाई? यूनियन गवर्नमेंट है कि नहीं? ऊपर कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ऊपर है। उसके नीचे तो अगर तुम देखोगे ये कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। मान लो और एक स्टेट से, इस तरह से 28 स्टेट से, 28 स्टेट में 28 सीएम होंगे। और स्टेट में क्या होगा भाई? म्यूनिसिपैलिटीज होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, है कि नहीं? म्यूनिसिपैलिटीज होंगे। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर, उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके नीचे क्या आते हैं बेटा? स्टेट गवर्नमेंट्स आते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट, देखो सरकार जो कानून बनाता है वो स्टेट्स में भी लागू होता है कि नहीं? लागू होता है कि नहीं होता? तो ये उसके नीचे, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे तुम क्या देखोगे? अगर तुम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनएससी, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, मतलब आया ना। फिर हमने बेल्जियम में क्या देखा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट भी देखा था, है कि नहीं भाई? यस। यहाँ पे एक चीज आता है कि सर, कानून कैसे कौन बनाता है? देखो समझ लो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में तुम पहले लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। कि ऊपर रहेगा यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे सर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत राज सिस्टम वगैरह सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की जब बात आती है, और जिस तरह से हम वर्टिकली पावर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमने जान लिया कि सर स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द शेयरिंग ऑफ पावर। हमको पावर कैसे शेयर कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उसको हमें समझना है। तो देखो ध्यान दो, तो बेटा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट मतलब ओ, थोड़ा पानी पी लेता हूं, रुको। सब्जेक्ट मतलब बोलो, पॉलिटी में मैंने कल बताया था, स्टेट मतलब होता है सरकार, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? यस सर, सिटीजन। बट हाँ, सिटीजन भी होता है, कोई ये गलत नहीं है कि नहीं? कहते हैं ना राजा और प्रजा, ये जो प्रजा वाला सेंस वो क्या होता है? सब्जेक्ट्स होते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन मैं यहाँ पे तो और एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, नई चीज है। देखो यहाँ जो चीज नया है, इसका मतलब होता है बेटा डिपार्टमेंट्स। ऐसे ही समझ लो, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। आप कहोगे सर ये आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं, बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो ध्यान दो यहाँ पे, हमने कहा इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हमने देखा सर एजुकेशन है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेलवे, टेक्सटाइल, और क्या है वो, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर करो, लेकिन उसको ड्रिंक, खाली ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट नहीं होता है वो, पेयजल एवं ऐसा कुछ, परिमल, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसको उमा भारती उनकी मिनिस्टर है हमारे। और अलग अलग मिनिस्ट्री है, कोई भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और जिस हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स है कि नहीं भाई? तो इस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट समझ में आ रहा है ना? इन सबको सब्जेक्ट्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम देखोगे भारत के संविधान को खोल के, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट सब हैं। और संस्कृति विभाग एक होता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स को तीन लिस्ट में रखा जाता है। फर्स्ट है यूनियन, यूनियन लिस्ट। दूसरा है स्टेट लिस्ट। थर्ड वन इज कंक्योरेंट लिस्ट। समझ में आया कि नहीं होगा? अभी समझाऊंगा, रुको। चौथा होता है रेसिडुअल लिस्ट।
रेसिडुअल लिस्ट। अभी देखो समझा देता हूँ क्या क्या। जैसे मान लो, चलो उतना नाचो, बस इतना, अब बस करो, अपनी ज्यादा मत नाचो मायास्मति जी, अब थोड़ा चले जाओ, घर चले जाओ। यहाँ देखो, हमने कहा सर यूनियन लिस्ट में, जैसे मान लो क्या हुआ कि ये हमारा, हमने यहाँ पे मैप बनाया था, कौन सा वाला मैप बनाया था, मैंने भारत का नक्शा बनाया था सर, है कि नहीं, ये वाला हिस्सा हमने बनाया था। तो ये वाला जो बेटा एरिया है, ये कौन सा है बेटा, राजस्थान का एरिया है, यहाँ तक तो राजस्थान आता है ना, ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान है ना, राजस्थान। समझना ध्यान से बेटा, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना मैप को थोड़ा बहुत, आई होप कर पा रहे होगे। गुजरात वाला हिस्सा बना दिया, ऊपर वाला क्या है, राजस्थान है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये इसका साइड क्या है, ये वही पाकिस्तान है कि नहीं, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज आतंकवादिस्तान। ओके, दिस इज आतंकवादिस्तान, सच में। तो ये क्या करेंगे, मान लो अटैक हो गया किसके ऊपर, यहाँ पे जो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे अटैक हो गया, पाकिस्तान तो इसी के अटैक करेंगे ना, जो पास है भाई, बॉर्डर के पास है, थोड़ी आके हमारे यहाँ उड़ीसा को अटैक करेंगे, बॉर्डर वाला पार्ट तो वही है ना। तो वहां पे उन्होंने मान लो कर दिया अटैक, तो क्या राजस्थान वाला सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान से लड़ेगा? चलो मुझे बताओ, क्या राजस्थान वाला केंद्र सरकार, राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट, क्या उसके साथ, वहां पे कौन है अब सीएम राजस्थान का, कोई 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 गहलोत नाम का कुछ है, अशोक नहीं, सचिन पायलट और क्या था, क्या समथिंग गहलोत, नहीं लड़ेगा। कहता कि बेटा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया राजस्थान पे, तो क्या राजस्थान सरकार लड़ेगा उसके साथ? भाई वो अखिर उसके पास है ही क्या है, वो क्या लड़ेगा, पुलिस वालों को भेजेगा, डंडा लेके जाओ, वो बंदूक लेके खड़े हैं, तो डंडा लेके जाओ, झाड़ू वाड़ू लेके जाओ, बेलन। तो वहां पे लड़ाई कौन करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो अपने देश की जो सुरक्षा, वो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, कोई बता सकता है? जल्दी कमेंट करो साथी का। हमारा जो, क्या कहते हैं उसको, हाँ, सुरक्षा जो व्यवस्था है, ये कौन सा डिपार्टमेंट हमारे देश का, सुरक्षा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है? जल्दी 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 बेटा, मुझे 5 बजे फिर स्पोकन भी लेना है, थोड़ा लेस। नहीं पता, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं बेटा, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना। ये जो आर्मी, सीआरपीएफ, बटालियन, बटालियन अलग चीज, सॉरी, आईटीबीपी, बीएसएफ, है कि नहीं, मरीन कमांडोज, कोबरा कमांडोज, अलग अलग सब। यस। तो यहाँ पे तो बहुत, मतलब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये जो भारत का पूरा कहाँ गया भारत, इस साइड में यहाँ, चलो, ये जो भारत का पूरा सुरक्षा का जो जिम्मेदारी भाई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं उठा सकता है। ऐसा थोड़ी होगा कि उड़ीसा पे अटैक हो गया मान लो, हम कहेंगे, सरकार कहेगी कि उड़ीसा वाले खुद संभाल, भाई हमारे पास है ही क्या है, पुलिस वाले होते हैं, है कि नहीं। देखो, तो वहीं पे अगर हम बात करें कि पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, तुम देखना जाके बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। बंगाल जाओगे तो बंगाल की पुलिस की जो कपड़े का जो कलर होता है ना, व्हाइट होता है, कभी देखे? बंगाल में पुलिस का जो कपड़े का कलर, वो क्या होता है, व्हाइट होता है, नहीं देखे? देख कभी मारना, सर्च वर्च मारना, मूवी वूवी अगर तो देखना, तो व्हाइट होता है। तो मतलब एक बार क्या हुआ कि सीबीआई वाला आया था कहाँ पे, ममता बनर्जी, मतलब उसका कोई पुलिस कमिश्नर कोई था रिटायर्ड, पहला वाला फॉर्मर पुलिस, वो कुछ एक काफी ज्यादा करप्शन केस में फंस गया था, सीबीआई वाला आया था दिल्ली से जांच करने के लिए, ममता बनर्जी ने कहा हम ना घुसने देंगे, और सीबीआई वालों को घसीट के पुलिस ने बाहर निकाल दिया था। तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट किसका होता है, स्टेट के अंडर आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए लिखा होता है ना, उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, नहीं तो लिखा होता इंडियन पुलिस, कभी सुने हो उड़ीसा आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी, नहीं सुने होगे। अरे भाई होता ही नहीं है, क्योंकि जो आर्मी होता है उससे पहले लिखता है सिर्फ एक ही वर्ड लगता है, इंडियन आर्मी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो?
लेकिन पुलिस स्टेट के अंदर आता है, तो दैट्स व्हाई आसाम पुलिस, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस। स्वाति का क्या, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अबे क्या हो गया, कांड हो गया कुछ? मतलब दिखा, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मतलब मैं तुम्हें लीव लेके आऊंगा फिर से। बड़ा दिख रहा हूं अभी? चलो। अब आ रहा है सब कुछ, आवाज, वॉइस, वीडियो, वीडियो सब दिख रहा है? चलो, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब कभी कभार कुछ लोगों का होता है, कुछ नहीं होता है। इस गधों ने भी, टिचुड वालों ने क्या एप्लीकेशन बनाया। चलो, हम बात कर रहे थे पुलिस के बारे में, बेटा समझ में आया ना? तो पुलिस किस डिपार्टमेंट, कौन से लिस्ट में आएगा? तो जल्दी कमेंट करो। अगर तुमने मेरा आवाज भी सुना होगा तो आई होप तुमको समझ में आ गया है। तो जैसे मैंने कहा, यूनियन लिस्ट में सर आएगा डिफेंस, डिफेंस डिपार्टमेंट आएगा। किस लिस्ट में सर? यूनियन लिस्ट में आएगा। तो स्टेट लिस्ट में हमने, मतलब पुलिस किस लिस्ट में आएगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो। पुलिस डिपार्टमेंट किस लिस्ट में आता है? स्टेट, बहुत बढ़िया। स्टेट लिस्ट में कौन आएगा बेटा? पुलिस आएगा, है कि नहीं? उसी तरह से बहुत से बेटा इस तरह से डिपार्टमेंट है, ये कहते हैं कि वेरी गुड, स्टेट में आता है। उसी तरह से बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो जैसे हमने कहा कि सर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, और स्टेट को दे देंगे नवीन पटनायक को एक न्यूक्लियर डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसमें आएगा? ये भाई स्टेट के अंदर। मिसाइल बनाना, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, डिफेंस की सब डिफेंस में आ जाते हैं ना। थोड़ी दे देंगे न्यूक्लियर, हर स्टेट गवर्नमेंट का सीएम को एक न्यूक्लियर दे दो, सब पागल बैठेंगे, है कि नहीं? सब सब उड़ा देंगे, वही मार देंगे। ओडिशा को तो छत्तीसगढ़ को मार देगा, छत्तीसगढ़ झारखंड को मार देगा। तो इसलिए नहीं दिया जाता। तो डिफेंस इसमें आ जाता है ना, इसमें। तो इस तरह से हम जब बात कर रहे हैं, टैक्स की बात करते हैं, टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम। बड़ा एक टैक्स क्या आता है, जीएसटी लिया जाता है ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसके अंडर आता है बेटा? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। क्योंकि तुम सारा पैसा, जितना पैसा देते हो, सारा का सारा टैक्स कौन लेता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल टैक्स वसूल होने के बाद उसका 40% लौटा देता है। किसको? स्टेट को लौटा देता है। मतलब मान लो कि 100 करोड़ हमारे ओडिशा से कलेक्शन हुआ टैक्स, वो गया किसके पास? सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो जब खत्म हो जाएगा 100 करोड़, तो मतलब जब साल खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है मार्च को, तो वो 100 करोड़ में से 40 करोड़ तुम्हें लौटा देगा, 40 करोड़, बाकी 60 करोड़ किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उसी तरह से हमने कहा कि पुलिस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ पे आता है? नहीं, एग्रीकल्चर स्टेट में नहीं आता, एग्रीकल्चर इसमें आ जाता है। देखो आगे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर या एजुकेशन, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब बेटा होता है कि जहां पे, देखो पहले समझो, कॉन्करेंट लिस्ट में जाने से पहले इस बात को समझ लो थोड़ा, कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट, जो डिपार्टमेंट्स होंगे यूनियन लिस्ट में, जो जो सब्जेक्ट होंगे यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस होते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होते, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स वाला इसमें आ जाता है, किसमें? यूनियन में। मतलब बाहर से मान लो जो बाइडेन आएगा कहाँ, इंडिया घूमने, तो आगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा ना, पीएम को मिलेगा, प्रेसिडेंट को मिलेगा। थोड़ी आगे नवीन जी को कहेगा कि नवीन पटनायक को आगे मिलेगा, ए हम आगे जय बाइडेन चाचा आओ, नवीन ना क्या करो, क्या बोल रही है, कहते कि चार्ट में लिखो बेटा। तो इसमें आ जाएगा कौन सा बेटा? एक्सटर्नल मिनिस्टर इसमें आता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल
FIR। बेटा सात्विका दिख रहा हूं ना अभी ना, क्या और क्या दिक्कत हो रहा है? सात्विका बेटा जरा कमेंट करो, सब ठीक ठाक है? चलो अच्छी बात है, इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। पता नहीं कितने की बस जा रही है और आ रही है। तो देखो, तो यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, जो जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा भाई? कमेंट करो जल्दी। यूनियन लिस्ट में जो आएगा तो कानून यही बनाएगा ना, यूनियन गवर्नमेंट। अरे भाई जो जिसका है उसी का तो संभालेगा। थोड़ी आएगा तुम कहोगे कि तुम्हारी लड़के को दे दो, पड़ोसी को तू संभाल। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बारिश हो रही है, अच्छा। तो आज सुबह मैंने वो गाना सुना था, ये खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, है कि नहीं? कहता कि मैडम हंस रही है, थोड़ा बारिश की जाए। सुन लिया आप, इसी वजह से बारिश हो रही है तुम्हारे वहां। तो समझ में आया ना? तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा भाई? यूनियन गवर्नमेंट तो कानून बनाएगा। तो उस तरह से पुलिस वालों के लिए जो कानून बनाएगा वो स्टेट बनाएगा कानून, अपने स्टेट के पुलिस वालों के लिए। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट में, जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जो जो डिपार्टमेंट, जो सब्जेक्ट आते हैं, तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा भाई? स्टेट बनाएगा, स्टेट लिस्ट का। क्या समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आया कि जो लिस्ट, जो सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट में होता है, यूनियन लिस्ट में होता है, उसके लिए कानून बनाता है यूनियन गवर्नमेंट। और जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होता है उसको, उसके लिए कानून बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। yes। कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे अकेला नहीं बना पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां पे दोनों मिलके बनाते हैं। उसी लिस्ट को हम कहते हैं सर, क्या कहते हैं उसी लिस्ट को? कंक्यूरेंट लिस्ट कहते हैं। जहां पे दोनों मिलके, जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर। अरे भाई एजुकेशन, एग्रीकल्चर, किस राज्य में किस तरह का खेती होगा, किस तरह का मौसम है कि नहीं, किस तरह का मिट्टी है, ये सब भाई उस राज्य से ज्यादा किसको थोड़ी पता होगा कि महाराष्ट्र में कैसा मिट्टी है, उड़ीसा वालों को पता है। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं कहाँ पे, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि वहां पे ब्लैक सॉइल, डेकान पेनिनसुला, डेकान ट्राफ है। इससे ज्यादा हमको कुछ पता है? कुछ मतलब आंखों से देखे भी नहीं होंगे उड़ीसा के 90% लोग ब्लैक सॉइल क्या होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इस तरह से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो इसमें आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे तुमने एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, अरे भाई हमारे यहाँ पे उड़ीसा का जो स्कूल, अरे यार स्टेट गवर्नमेंट वाला फंडेड भी स्कूल है कि नहीं, जो ओडिया मीडियम स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट खुद चलाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ओडिया मीडियम स्कूल भी है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, वहीं पे केवी है, केंद्रीय विद्यालय है, जो किसका है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? हमने कहा कि एजुकेशन की अगर बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का भी खुद का स्कूल है। समझ में आया कि नहीं? जैसे केवी है, केंद्रीय विद्यालय भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मतलब ये लिस्ट किस में आ गया सर? कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना इतना तक? और एक चीज होता है रेसिडुअल लिस्ट। इसमें क्या होता है बेटा, जब ये लिस्ट बनाया गया था, जब ये लिस्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? संविधान जब बनाया गया था तभी ना बनाया गया है इसको। संविधान हमारा बन के रेडी हुआ था 1949 को, फिर लागू हुआ 1950 को, ठीक है? नवंबर 26 को, नवंबर 26 को हुआ था, फिर लेकिन जनवरी 26 को हमने उस दिन से लागू किया पूरी तरह से। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आवर रिपब्लिक डे। ये सब तुम्हें बताइए होगा। तो बात है कि जब 1950 में बना था संविधान, तो उस टाइम पे ये सब डिफाइन किया गया था। तो कुछ डिपार्टमेंट्स था जो उस टाइम पे हुआ ही नहीं था, मतलब बना ही नहीं था, आया ही नहीं था, वो बाद में आया। अब जैसे कि कंप्यूटर, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, है कि नहीं? तो क्या साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई हैकर हैकिंग वगैरह कर रहा है, हैकिंग वैकिंग कर रहा है, कंप्यूटर, इन सब को रोकने के लिए कोई एक कानूनी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? किसी का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, साइबर डिपार्टमेंट होना कि नहीं चाहिए? बोलो, होना चाहिए ना? तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जिन्होंने बनाया था, बड़ा बड़ा दिमाग वाला था। उन्होंने कहा कि अगर आगे जाके कोई भी डिपार्टमेंट नया बनता है, जैसे हमने कहा स्पेस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे थोड़ा स्पेस स्पेस कुछ डिपार्टमेंट था, नहीं था, है कि नहीं?
समझ रहे हो? 1900 आई थिंक 65 को हुआ था शायद, या 65 66 को इसरो स्टार्ट हुआ था। अगस्त 15 डेट याद है, अगस्त 15, 65 इसी के आसपास कहीं, है कि नहीं? तो जो जो नया डिपार्टमेंट बनेगा उसको रखा गया है किसमें, इसमें रेसिडुअल लिस्ट में। देखो कैसे पावर डिवाइड किया गया है, सब सेंटर में ही सबके सारा का सारा पावर ना सेंटर के पास है, सब कानून बनाएंगे। कुछ का चीजों का कानून बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पे दोनों मिलके बनाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो नया आएगा, लेकिन जो नया आएगा उसके लिए प्रॉफिट मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो नया लिस्ट जिसको हम रेसिडुअल लिस्ट बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, साइबर आईटी डिपार्टमेंट, है कि नहीं, आईटी डिपार्टमेंट, यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, समझ रहे हो कि नहीं, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, या फिर स्पेस स्पेस वगैरह, ये सब चीजें जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है सब। जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट, भाई मोबाइल वोबाइल था उस टाइम पे 1950 में नहीं था, जब आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम सर्विस जो देते हैं सब, जियो हो गया, एयरटेल वगैरह भर भर गए सब। तो ये सब नया नया डिपार्टमेंट उभरे हैं, तो उनको रखा जाएगा कहाँ पे, रेसिडुअल लिस्ट में। और ये रेसिडुअल लिस्ट के लिए काम कौन, मतलब कानून कौन बनाएगा, इसका देख रेख जो प्रोविजन वगैरह सब कौन बनाएगा, जल्दी कमेंट करो। रेसिडुअल लिस्ट के लिए कानून कौन बनाएगा, जल्दी कमेंट करो, अभी मैंने बताया। कौन बनाएगा कानून, शक्तिका चला गया, भाग गई, क्या हो क्या रहा है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है क्या? मैंने सवाल पूछा कि जो रेसिडुअल लिस्ट में है, ये सब के लिए कौन कानून बनाता है? कौन कानून बनाता है पता है? अभी तो बोला है ना, अभी तो बोला थोड़ी देर पहले, यूनियन गवर्नमेंट बनाता है कानून, ठीक है। तो आज इतने में ही रखते हैं, बाकी और दो हैं, कल इसको खत्म करेंगे, तो वक्त नहीं रहा, मतलब नहीं तो लेक्चर काफी ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा। तो आज हमने दो टाइप का पावर शेयरिंग का, मतलब दो तरह का, टू टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हमने देखा। पहला हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा हमने देखा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो क्या इस टॉपिक पे तुम्हें कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी पूछने की कृपा करें, वरना हम इस क्लास को खत्म करेंगे। मतलब मैसेज सेंड ही होनी, अच्छा चलो, कोई नेटवर्क वेटवर्क इशू होगा तो इशू, कोई बात नहीं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।